हाय माय डियर स्टूडेंट्स। सो एसएस के आज इस सेशन में जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 1 whose name was the Indian Constitution. Until now we have seen some stories to understand the Constitution. Then we have seen some of the games in which the Constitution, how it is helping the nation, how it is helping the citizens, and how it is guiding the political ministers, democracy, and the common citizens of the country. और लास्ट टाइम हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि बनाया गया था अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स के अंदर, जहां पर 166 सेशंस हुए थे, जिसमें 300 मेंबर्स की टीम को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और फिर जाके इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके मीनिंग। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Here are the key features of Indian Constitution. While reading this, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the author of this document were grappling with. इसको समझने से पहले Constitution के key features को हम अगर समझें तो ये उस बेस के ऊपर बनाया गया है, उस आधार के ऊपर बनाया गया है जहाँ पे हमारी इंडिया के अंदर यूनिटी शो की जानी चाहिए, जो ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा, वो है। और इसके साथ साथ जो डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है कल्चर्स के अंदर, यहाँ पे अलग अलग कल्चर के पीपल हमें देखने के लिए मिलते हैं जिनका डिफरेंट रिलीजन होता है एंड एक्सेट्रा, सबके बीच में यूनिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जो ऑथर ने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं, तो इन सबको ही ध्यान में रखते हुए, नज़र में रखते हुए बनाया गया है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच they tried to balance these concerns and with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. आइए इसको हम समझते हैं। जहाँ पे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक नेशन है, बहुत ही मजबूत है ये नेशन, और डेमोक्रेसी वाला है, लोकशाही वाला देश है। तो जिसके कुछ फीचर्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। नंबर 1 इज़ द फेडरलिज्म. This refers to the existence of more than one level of government in the country. इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, बिकॉज ऑफ द रीजंस यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट से पूरा देश नहीं चलता। यहाँ प्राइम मिनिस्टर जब देश को चलाता है तो उसे बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर एक स्टेट की अलग अलग से स्टेट गवर्नमेंट होती है जिनका चीफ होता है वो है चीफ मिनिस्टर। उनको उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर्स। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज सिस्टम है, सरपंच है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ गवर्नमेंट में इस तरह से डिवाइड करके दिया हुआ है एक बड़े से नेशन के अंदर कि जिसे बोला जाता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को नेम दिया जाता है फेडरलिज्म। इन इंडिया एज वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर, वी आर वेल अवेयर विद कि एक गवर्नमेंट जो होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसका चीफ होता है प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी गवर्नमेंट ऐसी होती है जो स्टेट में प्रैक्टिस करती है जिसका चीफ होता है स्टेट का चीफ मिनिस्टर। पंचायती राज इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6th बुक। पंचायती राज सिस्टम जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज बोली जाती है, जो कि तालुका, डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस, टाउन्स एक्सेट्रा में प्रैक्टिस करती है, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में रीड किया हुआ है। फंक्शनिंग, we looked at the functioning of the state government in your class 7 book and this year we will read more about the central government. तो क्लास 7 के अंदर ये हमने समझा था कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करती है। हर एक राज्य के अंदर जो गवर्नमेंट बनी हुई होती है, वो चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, त्रिपुरा हो, मेघालय, असम, पंजाब एक्सेट्रा, जो भी राज्य हो। बट दिस ईयर वी आर गोइंग टू रीड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे केंद्रीय सरकार बोला जाता है, जो दिल्ली से लेकर प्रैक्टिस करती है। द वास्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटीज इन इंडिया meant that the system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. तो यहाँ पर जब हमारा मेंबरशिप, जब हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो वी आर कॉल्ड एज सिटीजन, या फिर हम अपने आप को मेंबर बोल सकते हैं इंडिया का। तो ये जब कंट्री इतना वास्ट है, जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इन्होंने एक बार ये डिसाइड किया कि जब नेशन के अंदर न्यू दिल्ली से लेकर गवर्नमेंट सभी लोगों को चला रही है, इट मीन्स हम यही बोल सकते हैं कि न्यू दिल्ली में एक गवर्नमेंट है जो बैठ के डिसीजंस ले रही है और पूरे एंटायर नेशन को चला रही है।
पर उन्होंने एट द टाइम ये भी डिसाइड किया कि एक ही सिंगल पर्सन या एक ही गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू रन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. तो एट दैट टाइम दे हैव डिसाइडेड कि instead it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for the particular area. तो जहाँ इंडिया इतने नंबर ऑफ द स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद इट्स ओन अकेले ही एबल नहीं है, वो काबिल नहीं है डिसीजंस को लेने के लिए. तो एट द सेम टाइम उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि हर एक स्टेट की अलग अलग से गवर्नमेंट होनी चाहिए जो अपने एरिया के डिसीजंस खुद लें. Made for the particular area, while each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues. तो हर एक स्टेट को यहाँ पे अलग से पावर्स दिए हुए हैं जो कि अपने पावर्स को एंजॉय कर सकता है बिना किसी रोक टोक के या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के. सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न्स रिक्वायर दैट ऑल दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये रूल्स इस तरह से बनाए हुए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीजन लेता है तो भले ही वो खुद से अलग से अपने स्टेट के लिए अपनी एरिया के लिए डिसीजन लेता हो, पर साथ साथ में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मेन गवर्नमेंट बोली जाती है, केंद्र सरकार, उनके पास से डिसीजंस को डिस्कस करके फिर ही अमल में लाना है. द कॉन्स्टिट्यूशन contains list that detail the issues that each tier of the government can make laws on. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिस्ट दी हुई है. इस लिस्ट को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, जिसका फर्स्ट पार्ट है यूनियन लिस्ट. जिस यूनियन लिस्ट में ये समझाया गया है कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं इंडिया के जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ और सिर्फ डिसीजन ले सकता है एंटायर इंडिया के लिए. सेकंड लिस्ट बनाई गई है स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर ये समझाया गया है कि कौन से ऐसे डिसीजंस है, कौन से ऐसे मैटर्स है, सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है. और एक है कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को साथ में मिलकर डिसीजन लेना है. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द स्टेट्स आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क फॉर दैट इट डज. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एंटायर इंडिया के अंदर किसी भी तरह का काम अगर गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है बेसिकली, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में खुद का कोई भी पैसा नहीं होता है. हम जो भी टैक्स पे करते हैं या जो भी मनी रिलेटेड हम इनकम टैक्स हुआ या एक्सेट्रा पे करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को पे करते हैं. अब यही केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को मनी देती है अपने अपने स्टेट्स में डेवलपमेंट करने का, और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनको सुधारने का, इम्प्रूव करने का. एंड अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. और फेडरल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही ऐसी अथॉरिटी नहीं है, बट खुद से वो डिसीजन ले सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ हद तक अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाती हैं. ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दोज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. और हर एक सिटीजन इंडिया का इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जहाँ पे कुछ डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है, कुछ यूनियन लेती है. इन शॉर्ट वी कैन से इन टोटलिटी कि अगर किसी भी तरह का हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक ऑफ इंडिया, तो वो रूल्स डेफिनेटली बनाने वाली आइदर इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट और it should be the state government. Clear students, so we have seen in India federal kind of the government is practicing where there are many levels of the government which are divided into central government, state government, local self government, or village or panchayati raj system, etc. are the kinds of the governments, which is the first and foremost key feature of the constitution. Now let us discuss the second key feature of the constitution. It is the parliamentary form of the government. We are well aware about this कि जो मिनिस्टर्स हम इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो उनकी हर रोज़ मीटिंग होती है. वो मीटिंग कहाँ पे होती है? तो वो मीटिंग पार्लियामेंट में होती है जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसे नेम दिया गया है लोकसभा एंड द राज्यसभा. द डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने
रीड किया कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वेदर इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको उनकी पर्टिकुलर प्लेस होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट होके आते हैं. योर क्लास 7 बुक बिगिन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन. क्लास 7 की बुक में जो स्टोरी स्टार्ट होती है, वहाँ पे कांता एक क्यू में खड़ी थी, लाइन में खड़ी थी वोट कास्ट करने के लिए. एंड वी एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, जब भी कभी इलेक्शन होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन इलेक्शंस में जाके जिस लीडर को हम चूज़ करना चाहते हैं, कि जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है किसी नेशन को चलाने की, तो हम भले ही क्यू में लाइन में क्यों ना खड़ा रहना पड़े, पर हमारी देश के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी समझ के हम वोट देने के लिए वहाँ पर ज़रूर जाएंगे. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. Here word universal adult suffrage का मीनिंग होता है right to vote. Constitution हमें universal adult suffrage राइट गारंटी करता है कि जहाँ पे अगर किसी भी सिटीज़न की एज 18 ईयर्स और अबव है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट कोई भी डिसाइड नहीं है, कि कोई भी ऐसा सिटीज़न जिसकी एज 18 ईयर्स और अबव है, तो उसकी ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने देश के प्रति कि वो जाके इलेक्शंस में वोट करके आए. यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है कि जिस पिक्चर में शो किया हुआ है एंशियंट इंडिया में कैसे पोलिंग बूथ बनाए जाते थे, जहाँ पर जो सिटीजन्स होते थे वो वोट करने के लिए जाते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी बड़ी लंबी कतार में खड़े हैं ये वोट देने के लिए. When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जो गैदर हुए थे, तो उन्होंने ये बात को पहले सोचा कि अभी ही हमें फ्रीडम मिली है. फ्रीडम मिले कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब 3 से 4 साल ही हुए थे, ज़्यादा नहीं हुआ था. तो उन्होंने ये सोचा कि ये फ्रीडम जो अब हमें मिली हुई है, जिनके अंदर सबसे बड़ा रोल भले ही फ्रीडम फाइटर्स का रहा हो, पर दूसरे नंबर पर वहाँ पर सिटीजन्स थे, तो वही सिटीजन्स के अंदर जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए क्यों ना एक ऐसा राइट बनाया जाए कि आने वाले दिनों के अंदर, इंडिया के अंदर आने वाले टाइम पीरियड के अंदर यही सिटीजन्स इलेक्शंस में और गवर्नमेंट बनाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. एंड नेक्स्ट वन इज दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट. और इसी तरह से सिटीजन्स के अंदर एक डेमोक्रेटिक लोकशाही वाला माइंडसेट होगा कि जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो उनको ही रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके फिर ही गवर्नमेंट बनेगी, वेदर इट इज़ द यूनियन इलेक्शन or it is the state election, and break the clutches of the traditional caste, class and gender hierarchies. तो जब इलेक्शन के अंदर हम देखते हैं तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता है, whether a person who is standing in the election belongs to any of the caste. तो इन सभी को तोड़ते हुए इलेक्शन हमें ये सिखाता है कि कोई भी ऐसा सिटीज़न हो कि जिसको राइट देना चाहिए वोट करने का, और वो इक्वली कैपेबल है इलेक्शंस में खड़ा होने के लिए. दिस मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन डायरेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसका इन शॉर्ट मीनिंग यही निकलता है कि पीपल ऑफ इंडिया, इनको ये अधिकार दिया हुआ है कि अपने लीडर को चूज़ कर सके, डायरेक्ट कर सके और उनका भविष्य तय कर सकें. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. यही सेम बात रिपीट हुई है कि कोई भी तरह का ऐसा पर्सन जो इंडिया में स्टे कर रहा है, चाहे उसकी कास्ट कोई भी है, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हो, तो उसे इलेक्शंस में खड़े रहने की जिम्मेदारी है और वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है. These representatives are accountable to the people. ऐसा नहीं है कि ये representatives को हमने इलेक्ट कर दिया, नॉट सेलेक्ट, वोटिंग करके, तो ये अपनी अथॉरिटी का यूज़ कैसे भी कर सकते हैं. इनको अपनी अथॉरिटी का यूज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज़ सोच समझ के करना है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर को हमने इलेक्ट किया हो. These representatives are accountable to the people. इनको लोगों को रिपोर्ट देनी है कि इलेक्शन होने के बाद में ये रिप्रेजेंटेटिव्स जब इलेक्ट हुए तो इन्होंने क्या काम किया, उनकी रिपोर्टिंग करनी है. यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ यूनिट 2 ऑफ दिस बुक. और हम ये सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव
जो कि रिप्रेजेंट करता है अपने लोगों को। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम रिपोर्टिंग लेते रहें डेली। Now third one is the separation of the power. According to the constitution there are three organs of the government. Separation का मतलब होता है जुदा करना, अलग करना। तो according to the constitution की अगर हम बात करें तो three organs of government are there. These are legislature, the executive and the judiciary. ये थ्री ऑर्गन्स है। लेजिस्लेटिव यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। एंड जुडिशरी यानी कि न्यायालय, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सेट्रा जो कोर्ट्स होती है वो। तो इस तरह से इन पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। द लेजिस्लेटिव रिफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेटिव जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं उन्हीं से ही बनता है। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव वो कुछ थोड़े ही पीपल होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या एक लिमिटेड नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स होंगे जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर देश चलाने की और डिसीजंस लेने की जिम्मेदारी होती है। द एग्जीक्यूटिव we have discussed कि ये स्मॉलर ग्रुप होता है। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ द बुक। जुडिशरी के बारे में हम थर्ड यूनिट में रीड करेंगे। रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। एज वी नो दैट कि हमारी एंटायर कंट्री की जो कोर्ट सिस्टम है वो डिवाइड की गई है थ्री पार्ट्स में, विच इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द टॉप, हाई कोर्ट इन द मिडल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द बॉटम लेवल। तो इसी पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन says that each of these organs should exercise different powers। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सिखाता है कि अगर तीनों लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में से अगर कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ करता है या दुरुपयोग करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये सिखाता है कि एक दूसरे को इनको साथ में नहीं चलना है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना है और बिना किसी भेदभाव के अपनी ब्रांच को चलाना है। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑफ द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। और इसी से हमें ये समझ में आता है कि ये थ्री पार्ट्स में जब गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर किया हुआ है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करके चलेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ में जुड़ के चलेंगे कि अगर कोई भी लेवल ऐसा है जो अपने पावर्स को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है तो दूसरा ऑर्गन उसे कंप्लीटली जज करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। इन आवर नेक्स्ट सेशन विल लुक फॉर द another kinds of the features of the government and have a very nice day.